बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज इस लेक्चर में हम ब्रीच प्रेजेंटेशन एंड वेजिनल ब्रीच डिलीवरी को स्टडी करेंगे अकॉर्डिंग टू CPSP फॉर्मेट। हमें पता है कि फीटल लाई 3 तरह के होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल, ऑब्लिक एंड ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल लाई में 2 तरह की प्रेजेंटेशंस होती हैं, कीफैलिक एंड ब्रीच, और आज हम स्टडी करेंगे ब्रीच प्रेजेंटेशन को। ब्रीच प्रेजेंटेशन में लाई लॉन्गिट्यूडनल होता है, प्रेजेंटेशन ब्रीच होती है, डिनोमिनेटर सैक्रम होता है। यानी कि डिनोमिनेटर की मदद से हम बताते हैं फीटल प्रेजेंटिंग पार्ट की पोजीशन को, कि ये सैक्रम इंटीरियर है, सैक्रम पोस्टीरियर है, राइट है कि लेफ्ट है। और ये तमाम टर्मिनोलॉजीज ऑस्की के लिहाज से इंपॉर्टेंट हैं। इस लेक्चर में इसलिए ऐड नहीं की कि लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। इसका लिंक मैं आपसे शेयर करूंगी अलग से, वो आपने देखनी है टू मेक द कॉन्सेप्ट्स और ऑस्की की प्रेपरेशन के लिए भी। नाउ MCQs के लिहाज से बात करते हैं। ब्रीच प्रेजेंटेशन का इंसिडेंस, ब्रीच प्रेजेंटेशन का इंसिडेंस अकॉर्डिंग टू जेस्टेशन वेरी करता है, यानी 20 to 30% होता है एट 28 वीक्स, और टर्म पे ये 3 to 4% होता है। तो ये दोनों MCQs आ चुके हैं, सो यू हैव टू रिमेंबर देम। अब कॉजेज क्या हैं? जब भी कोई कॉजेज पूछे मेल प्रेजेंटेशन की, ब्रीच प्रेजेंटेशन इज अ मेल प्रेजेंटेशन, तो आप कहेंगे कि आई विल डिवाइड इट इनटू मैटरनल कॉज, प्लेसेंटल कॉज एंड द फीटल कॉज। फिर आपने ये कॉजेज बतानी है। जिस तरह से मैटरनल कॉज में फाइब्रॉइड्स हैं, कॉन्जेनिटल यूट्राइन एबनॉर्मेलिटी है। अक्सर ये MCQ आता है कि कौन सी कॉन्जेनिटल यूट्राइन एबनॉर्मेलिटी ब्रीच प्रेजेंटेशन कॉज करती है, तो मोस्ट कॉमन है बाइकॉर्नुएट यूट्रस, तो ये भी MCQ आ चुका है। अब प्लेसेंटल कॉजेज में क्या है, जैसे कि प्लेसेंटा प्रीविया है। फीटल कॉजेज में जैसा कि मल्टीपल जेस्टेशंस हैं, प्री मेच्योरिटी है, तो ये तमाम कॉजेज आपने याद करनी है। अब हमारे पास है टाइप्स ऑफ ब्रीच प्रेजेंटेशन। ब्रीच प्रेजेंटेशन की बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं। द मोस्ट कॉमन टाइप इज एक्सटेंडेड ब्रीच, जिसे फ्रैंक ब्रीच भी कहते हैं। सेकंड नंबर पे है फुटिंग ब्रीच, जिसे इनकम्प्लीट ब्रीच भी कहते हैं। और लीस्ट कॉमन है कंप्लीट ब्रीच, जिसे फ्लेक्स ब्रीच भी कहते हैं। जब भी कोई पेशेंट टर्म पर आए या लेबर में आए, तो हम ऑफ कोर्स हिस्ट्री लेते हैं, PA करते हैं, पर वेजिनल एग्जामिनेशन करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो डायग्नोसिस है ब्रीच की वो हम अल्ट्रासाउंड पर करते हैं। तो ये भी एक MCQ आता है कि हाउ यू विल डायग्नोज द टाइप ऑफ ब्रीच और ब्रीच ऑन द अल्ट्रासाउंड। सबसे पहले एक्सटेंडेड ब्रीच या फ्रैंक ब्रीच। इसमें क्या होता है कि हिप्स या थाइस फ्लेक्स्ड होते हैं और लेग्स क्या होती हैं, एक्सटेंडेड। ये मोस्ट कॉमन होती है, 50 to 70% इसका इंसिडेंस है, और मोस्टली ये प्राइमरी ग्रेविडा में होती हैं। तो ये भी MCQ आता है कि द मोस्ट कॉमन इज, यू शुड नो इट्स अ फ्रैंक और एक्सटेंडेड ब्रीच। फिर आता है फुटलिंग ब्रीच या इनकम्प्लीट ब्रीच। इसमें क्या होता है कि 1 फुट और द बोथ फुट आर द प्रेजेंटिंग पार्ट। और एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कि अगर बेबी की लेग्स यानी 1 लेग या दोनों लेग्स बिलो द बटक्स हों, तो हम इसे कहते हैं इट इज़ अ इनकम्प्लीट ब्रीच। और जब भी इनकम्प्लीट ब्रीच होता है या फुटलिंग ब्रीच होता है, तो वी विल ऑफर सच अ पेशेंट C-सेक्शन। तो इसलिए अल्ट्रासाउंड पर ये मेंशन कर सकते हैं कि 1 लेग और बोथ लेग्स आर बिलो द लेवल ऑफ द बटेक्स। उसका मतलब है वो कंप्लीट ब्रीच की बात नहीं करे, वो इनकम्प्लीट ब्रीच की बात कर रहे हैं। इसका इंसिडेंस 10 to 30% होता है, और इसके साथ मोस्टली क्या एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशन होती है, कॉर्ड प्रोलैप्स, और ये भी MCQ आता है। 10 to 50%, 5 to 10% इसका इंसिडेंस होता है। लीस्ट कॉमन है कंप्लीट और द फ्लेक्स ब्रीच। इसमें क्या होता है कि हिप्स यानी थाइज एंड लेग्स या नीज ऑफ द फीटस आर फ्लेक्स्ड। इसका इंसिडेंस 5 to 10% होता है। मल्टीपेरेस में ये मोस्ट कॉमन होती है। नाउ द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ वेजिनल ब्रीच डिलीवरी इन फीटस। अगर हम फीटस की वेजिनल ब्रीच डिलीवरी करवाएं, तो क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? सबसे पहले तो होता है कॉर्ड प्रोलैप्स, क्योंकि इन ब्रीच प्रेजेंटेशन सर्वेक्स को प्रेजेंटिंग पार्ट ने प्रॉपर से ऑक्यूपाई नहीं किया होता, तो उस जगह से क्या होता है, कॉर्ड प्रोलैप्स हो सकती है। इसके अलावा हम कहते हैं कि बेबी को आराम से आप होल्ड करें,
क्योंकि अगर आप आराम से होल्ड नहीं करते तो क्या होता है कि डिफरेंट पार्ट्स इंजर हो सकते हैं। अगर हम सख्त हाथों से बच्चे को पकड़ते हैं तो क्या हो सकता है, पेरीनेफ्रिक हीमाटोमा हो सकता है। इसके अलावा फीमर और ह्यूमरस का फ्रैक्चर हो सकता है, ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी हो सकती है, डिसलोकेशन ऑफ हिप हो सकती है, कॉर्ड कंप्रेशन हो सकती है, अरेस्ट ऑफ द आफ्टर कमिंग हेड हो सकता है। इसके अलावा टेंटोरियल टीयर एंड इंट्राक्रेनियल हैमरेज हो सकता है। तो ये तमाम कॉम्प्लिकेशंस फीटस में होंगी। मदर में क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर हो सकता है, पीपीएच हो सकता है, यूट्राइन रप्चर हो सकता है। नाउ व्हाट आर द कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ वेजिनल ब्रीच डिलीवरी, ये तो एमसीक्यू हमेशा ही आता है। सबसे पहली बात कि कोई भी ऐसी कॉन्ट्राइंडिकेशन जिसमें हमने वेजिनल बर्थ करनी ही ना हो, फॉर एग्जांपल प्लेसेंटा प्रीविया है, तो प्लेसेंटा प्रीविया में वैसे भी हम वेजिनल डिलीवरी नहीं करते तो ब्रीच डिलीवरी तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे। इसके अलावा मैक्रोसोमिया, अगर लिख दें वेट 3.8 kg से ऊपर है, 4 kg लिख दें, तो हम वेजिनल ब्रीच डिलीवरी ऑफर नहीं करेंगे। या फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो, वेट 1.5 kg से कम लिख दें, या फिर फुटलिंग ब्रीच हो, या जिसे हम कहते हैं इनकम्प्लीट ब्रीच। इसके अलावा स्टार गेज साइन में हम वेजिनल ब्रीच डिलीवरी नहीं करते। तो स्टार गेज साइन में क्या होता है कि जो नेक है एक्सटेंडेड होती है। अब एक्सटेंडेड नेक की डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं। न्यूकल कॉर्ड हो सकती है, यानी अम्बिलिकल कॉर्ड अराउंड द नेक हो सकता है, यूट्राइन एनोमली हो सकती है, कॉन्जेनिटल एनकेफली हो सकती है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं कि हम जब भी वेजिनल ब्रीच डिलीवरी करवाते हैं तो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इंडक्शन हमने कभी नहीं देनी होती। हाँ, अगर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस स्लो हो, स्लो प्रोग्रेशन हो, तो हम ऑक्सीटोसिन के ज़रिए से ऑगमेंटेशन कर सकते हैं, वो भी एपिड्यूरल एनाल्जेसिया की प्रेजेंस में। ये बातें आपने याद रखनी है। अब वेजिनल ब्रीच डिलीवरी हम कैसे करवाते हैं, ये एक ऑस्की स्टेशन है जिसके स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए एक अलग वीडियो है। इस लेक्चर में हम जस्ट एमसीक्यूज के लिहाज से इसको तैयार करेंगे। सबसे पहले वेजिनल ब्रीच डिलीवरी हम लेबर रूम में करवाते हैं, लेकिन ऐसे हॉस्पिटल में जहाँ पर एमरजेंसी सी सेक्शन की फैसिलिटी मौजूद हो, तो ये भी आरसीजी गाइडलाइंस में है कि इसको आप लेबर रूम में करवाएं, लेकिन ऐसी जगह पर जहाँ पर बैकअप मौजूद हो एमरजेंसी सी सेक्शन का। हम वेजिनल ब्रीच डिलीवरी किस में करवाते हैं, बाय डूइंग द केयरफुल पेशेंट सिलेक्शन। हम कैसे करते हैं सिलेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री, क्लिनिकल एग्जामिनेशन एंड अल्ट्रासाउंड। हम तमाम कॉन्ट्राइंडिकेशंस को सबसे पहले रूल आउट करते हैं और फिर हम कैंडिडेट की सिलेक्शन करते हैं। वी हैव टू कॉल फॉर हेल्प के सीनियर ऑब्स्टेट्रिशियन मौजूद हो, एडिशनल स्टाफ मौजूद हो, और इसके अलावा पेडिट्रिशियन मौजूद हो, और इमरजेंसी बैकअप हो। कॉन्टिन्यूस फीटल मॉनिटरिंग हमने करनी होती है, एनाल्जेसिया हमने पेशेंट डिस्कस करना होता है। कोई भी हम दे सकते हैं पेशेंट की चॉइस के मुताबिक, और हमने मॉनिटर करना होता है पेशेंट को बाय डूइंग द कीप्स योर हैंड्स ऑफ टेक्निक। तो ये भी एमसीक्यू आता है, व्हाट यू हैव टू डू, कीप्स योर हैंड्स ऑफ टेक्निक। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि देखें, जब पेरिनियम पर बटक्स आएंगे, ब्रीच पेरिनियम पर होगा, तभी आपने फीमेल की पोजीशन बनवानी है, तभी आपने मदर से कहना है कि वो लिथॉर्टी पोजीशन पर आ जाए विथ सम लेटरल टिल्ट और अ वेज। ये नहीं कि अभी उसको लेबर स्टार्ट हुआ है और आपने उसकी पोजीशन बना दी है, पेशेंट तो एग्जॉस्ट हो जाएगी। सो यू हैव टू मेक हर पोजीशन व्हेन द ब्रीच इज एट पेरिनियम, and why you are making lithotomy position with some lateral tilt to minimize aortocaval compression। अब जब पेरिनियम पर ब्रीच आया तो क्या हुआ कि पेरिनियम डिस्टेंट होगी, तो उस वक्त आपने देखना है कि एपिजियोटमी देनी है या नहीं देनी। इसे कहते हैं सिलेक्टिव एपिजियोटमी, मीनिंग इफ एपिजियोटमी इज रिक्वायर्ड यू विल गिव, इट इज नॉट रिक्वायर्ड यू विल नॉट गिव। और आपने क्या करना होता है इस दौरान, जब बटक्स डिलीवर हो रहे होते हैं, यू हैव टू कीप सैक्रो एंटीरियर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ईबीएम में लिखा हुआ है पुराने एडिशन में सैक्रो पोस्टीरियर, तो वो गलत है आरसीजी गाइडलाइंस के मुताबिक। और आप देखें, आप लेबर रूम में ही करते हैं, आप सैक्रो एंटीरियर रखते हैं। अब जब बटक्स डिलीवर होंगे तो बटक्स के साथ साथ क्या होगा कि ब्लाइकस तक ट्रंक भी डिलीवर हो जाता है। और इस दौरान आपने क्या करना है, लूज द कॉर्ड इफ टाइट, ठीक है,
और अगर वो टाइट नहीं है तो उसको आप ज़्यादा छेड़ा-छाड़ी ना करें, उससे क्या हो जाएगा वेसोस्पैज़म, जो बच्चे के लिए खतरनाक होगा। और आपने बेबी को कवर करना है ताकि वो वार्म रहे, लेकिन ट्रैक्शन ज़रा भी नहीं देनी। अब एक एमसीक्यू आता है कि आपने ड्यूरिंग द वेजिनल ब्रीच डिलीवरी क्या करना होता है। आपने ड्यूरिंग वेजिनल ब्रीच डिलीवरी बेबी को का सैक्रो एंटीरियर रखना होता है। और दूसरी ऑप्शन ये होती है कि माइल्ड ट्रैक्शन। आपने माइल्ड ट्रैक्शन तो बिल्कुल भी नहीं देनी होती, उससे क्या होगा कि फीटल हेड जो है वो एक्सटेंडेड हो सकता है। अब क्या है कि बटक्स और ट्रंक अप टू अम्बिलिकस डिलीवर हो गया है। अगर फ्लेक्स्ड ब्रीच है तो लेग्स विल डिलीवर स्पॉन्टेनियसली, लेकिन अगर वो एक्सटेंडेड ब्रीच है तो आप इनार्ड मैन्यूवर करेंगे। तो ये भी एक एमसीक्यू आ चुका है। तो ये इजी है, हम लोग एमबीबीएस लेवल से ये स्टडी करते आ रहे हैं। अब जब लेग्स और ट्रंक डिलीवर हो जाते हैं तो पेरिनियम को आपने क्या करना होता है, ब्रीच को हैंग ऑन करना होता है ऑन द पेरिनियम। ये होता है कि आपने उसको सिर्फ कवर करना होता है, सपोर्ट करना होता है, लेकिन ट्रैक्शन नहीं देनी होती। और कब तक उसे हैंग ऑन पेरिनियम करना है, until the lower border of scapula is seen। तो ये भी एमसीक्यू आ चुका है कि आफ्टर द डिलीवरी ऑफ लेग्स एंड ट्रंक यू हैव टू हैंग द बेबी ऑन द पेरिनियम until the lower border of scapula is seen under the lower border of pubic arch। और अगर बेबी फ्लेक्स्ड है तो क्या होगा कि इट विल डिलीवर स्पॉन्टेनियसली, लेकिन अगर बेबी की आर्म्स एक्सटेंडेड हैं तो यू हैव टू यूज लॉफसेट मैन्यूवर। इस स्लाइड में ये तीनों ही एमसीक्यूज आ चुके हैं। अब बेबी की लेग्स भी डिलीवर होगी, ट्रंक भी डिलीवर हो गया, आर्म्स भी डिलीवर होगी। नाउ बेबी इज अलाउड टू हैंग ऑन पेरिनियम। आपने जस्ट उसको सपोर्ट किया हुआ है, कवर किया हुआ है। कब तक? अब ये एमसीक्यू आ जाए तो आप लिखना है until the nap is seen। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये वो लाजमी ये पूछते हैं एक वर्ड स्पेसिफिक। और आपने डिलीवरी स्लोली और जेंटली करनी है हेड की। क्यों? क्योंकि एकदम से बेबी का हेड पेल्विस में आता है तो क्या होता है, सडन कॉम्प्रेशन डीकॉम्प्रेशन होता है ऑफ अ अनमोल्डेड हेड, जिसकी वजह से रिवर्बिरेशन इंजरी हो सकती है। अगर आप जल्दी करेंगे तो उसकी वजह से फ्लेक्स्ड हेड डिफ्लेक्स भी हो सकता है। तो ये दो कॉम्प्लिकेशंस हैं जिनसे हम डरते हैं, इसीलिए हम स्लोली और जेंटली जो है वो ये डिलीवरी करवाते हैं। हम वेट करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि फ्लेक्स्ड हेड डिफ्लेक्स ना हो जाए। और अगर हम एकदम से खींचेंगे तो पेल्विस में जब हेड एकदम से जाएगा तो हेड क्या हो जाएगा, एकदम से कंप्रेस, उसकी वजह से रिवर्बरेशन इंजरी हो सकती है। सो अब until the nap line is seen, जब आपको हेयर लाइन नजर आएगी तो फिर आपने डिलीवरी ऑफ द हेड करवाना है। अब हमने डिलीवरी ऑफ हेड कैसे करवानी होती है? डिलीवरी ऑफ हेड हम मॉरिशस स्माइली वीट मैन्यूवर के जरिए करवा सकते हैं या फॉरसेप्स के जरिए करवा सकते हैं। अगर पूछें कि कंट्रोल्ड हेड डिलीवरी हम किससे करवा सकते हैं तो दैट इज विद द हेल्प ऑफ फॉरसेप्स। तो ये भी एमसीक्यू पूछते हैं। और कौन से फॉरसेप्स यूज करते हैं? स्पेशली इसके लिए पाइपर्स फॉरसेप इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा कीलैंड्स फॉरसेप्स भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। द बर्न्स मार्शल मेथड अब हम इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि उससे क्या होता है, हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नेक हो सकती है। हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नेक से क्या होगा, प्रेजेंटिंग डायमीटर इंक्रीज कर जाएगा और हेड ट्रैप कर जाएगा। हम ये चाहते हैं, हम स्लो और जेंटली डिलीवरी ऑफ हेड क्यों करवा रहे हैं, ताकि हेड फ्लेक्स्ड रहे, प्रेजेंटिंग डायमीटर कम से कम रहे और इजीली डिलीवर हो जाए। सो आपने याद रखना है कि ये मैन्यूवर हमने नहीं करवाना, हमने ये वाले दो मैन्यूवर्स करवा सकते हैं। और मॉरिशस स्माइली बीच मैन्यूवर में इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन क्या होता है कि जॉ डिसलोकेशन हो सकती है, इसीलिए आप फिंगर जो है एक माउथ में नहीं रखते। ये तमाम मैन्यूवर जो हैं अलग वीडियो में डिस्क्राइब्ड हैं, इसीलिए जब हम ऑस्की करेंगे तो हम इसको तब स्टडी करेंगे। अब दो इम्पॉर्टेंट मैन्यूवर्स हैं। इफ देयर इज अ डिले इन द हेड एंटरिंग इन द पेल्विस, तो आपने क्या करना होता है, सुप्रा प्यूबिक प्रेशर देना होता है टू असिस्ट द फ्लेक्शन ऑफ हेड, और ताकि वो इंटर हो जाए। इसे कहते हैं ब्रैट्स मैन्यूवर। इसके अलावा अगर हेड ट्रैप कर जाए
तो आप कौन सा इंसिजन दे सकते हैं सर्वेक्स को ताकि वो डायलेट करे और हेड डिलीवर हो जाए, दैट इज द ड्यूरेट सर्वाइकल इंसिजन। और ये इंसिजन हम 4 o'clock एंड 8 o'clock पर देते हैं। ये दोनों पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट हैं। अब देखिए मोड ऑफ डिलीवरी। जब भी ब्रीच प्रेजेंटेशन हो तो हम 3 तरीकों से बेबी डिलीवर कर सकते हैं। नंबर 1 एक्सटर्नल केफेलिक वर्जन, नंबर 2 वेजिनल ब्रीच डिलीवरी एंड नंबर 3 इलेक्टिव सी सेक्शन। और CPSP का एग्जाम जो है वो इन्हीं 3 मोड्स के इर्द गिर्द घूमता है। देखिए जो ECV है वो हमें कब ऑफर करना चाहिए? वी हैव टू ऑफर फ्रॉम 36 वीक्स इन प्राइमरी ग्रेविडा और फ्रॉम 37 वीक्स इन मल्टीपेरस। तो एक तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। अब इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जब भी कोई पेशेंट आपके पास आई है एट टर्म, चाहे वो प्राइमरी ग्रेविडा हो चाहे वो मल्टी ग्रेविडा हो, आपने उसको सबसे पहले ऑफर करनी है एक्सटर्नल केफेलिक वर्जन। लेकिन जाहिर सी बात है हम हिस्ट्री लेंगे, PA/PV करेंगे यानी क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे और फिर हम अल्ट्रासाउंड करेंगे और इन तमाम चीज़ों के बाद हम देखेंगे कि कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन तो नहीं है एक्सटर्नल सेफेलिक वर्जन की। तो अगर कोई एब्सोलूट कॉन्ट्राइंडिकेशन ना हो तो हमने उसको ऑफर करना है एक्सटर्नल सेफेलिक वर्जन को। अक्सर ऑप्शंस में होता है कि पेशेंट टर्म पे है, वो हाइपरटेंसिव है, तो अगर वो हाइपरटेंसिव है, ओलिगो और पोली है तो वो एब्सोलूट कॉन्ट्राइंडिकेशन में नहीं आता, तो हम उसको ऑफर कर सकते हैं ECV। RCG गाइडलाइंस बार बार ये कहता है कि ऑफर पेशेंट ECV एट टर्म, चाहे मल्टी ग्रेविडा हो चाहे प्राइमरी ग्रेविडा हो, जब तक कोई एब्सोलूट कॉन्ट्राइंडिकेशन ना हो। और ये जो मैंने सामने बताए हैं यही एब्सोलूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है। वो तमाम कंडीशन जिनमें सी सेक्शन नेसेसरी हो, जैसा कि प्लेसेंटा प्रीविया है, एंटीपार्टम हेमरेज विद इन 7 days का ऑप्शन लिखते हैं बीच में, एबनॉर्मल CTG आ रही है, मेजर यूट्राइन एनॉमली का वर्ड डाल दें, मेम्ब्रेन्स रप्चर्ड हों, मल्टीपल प्रेगनेंसी हों। ठीक है, तो हम उसको फिर ऑफर नहीं करेंगे। लेकिन अगर ऐसी कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन स्नैरियो में नहीं लिखी हुई तो हम उसको ऑफर करेंगे। CPSP का जो MCQs होते हैं वो बहुत क्लियर होते हैं, आसान होते हैं। बस ये होता है कि आपने उसको पढ़ना होता है उस टॉपिक को अच्छे से ताकि आप उसको हल कर सकें। दूसरा MCQ अक्सर ये पूछते हैं कि यूट्रस इरिटेबल है। इरिटेबल का मतलब है अभी तो इब्तदाई इश्क है, तो अभी तो लेबर स्टार्ट ही नहीं हुआ सही तरीके से, तो हम उसको क्या ऑफर करेंगे? ECV। तो अभी भी उसको हमने ECV ही ऑफर करना है। अगर वो अर्ली लेबर का वर्ड डाल दें तो हमने उसको ऑफर करना है ECV। और याद रखना है कि एब्सोलूट कॉन्ट्राइंडिकेशन ना हो। अगर मेम्ब्रेन्स रप्चर्ड हों या कोई भी एब्सोलूट कॉन्ट्राइंडिकेशन हो, यानी वो लिखें कि प्राइमरी ग्रेविडा है एट टर्म एंड शी हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ ब्लीडिंग विद इन लास्ट 3 days, तो हम उसकी ECV नहीं करेंगे। ठीक है, और कोई भी कंडीशन हो 1, 2, 3 में से, हम उसे ऑफर करेंगे C सेक्शन। अगर MCQ हो कि पेशेंट है उसका यूट्रस इरिटेबल है और CTG एबनॉर्मल आ रही है, तो व्हाट यू विल ऑफर C सेक्शन। और यही उन्होंने पूछना है। अगर पेशेंट एक्टिव लेबर में है, अब RCG गाइडलाइन कहते हैं कि अगर एक्टिव लेबर पेशेंट आ गई है, 5 cm है, 6 cm है, 8 cm है और वेजिनल बर्थ की कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, जो हमने पीछे बात की है, स्टारगेज साइन नहीं है, मैक्रोसोमिया नहीं है, फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वेजिनल डिलीवरी की कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, तो आप वेजिनल ब्रीच डिलीवरी करवा दें, यानी असिस्टेंट वेजिनल ब्रीच डिलीवरी करवाएं। Now there is a comparison of vaginal breech delivery and the C-section। देखिए कोई भी पेशेंट आपके पास टर्म पे आई, अर्ली लेबर में आई, यूट्रस इरिटेबल है, आपने उसको ECV ऑफर करना है ताकि ECV करेंगे और केफेलिकली बेबी को डिलीवर कर देंगे जैसे आप नॉर्मली बेबी डिलीवर करवाते हैं। लेकिन अगर पेशेंट इंसिस्ट करे कि मैंने तो ECV नहीं करवाना, मैंने वेजिनल ब्रीच डिलीवरी करवानी है, तो हमने उसे क्या बातें कहनी है? हमने कहना है कि बीबी ठीक है आप अपनी मर्जी कर लें, लेकिन उसका क्या नुकसान होगा? बेबी में लो एबगार स्कोर होगा। ठीक है, इसके अलावा क्या हम उसे कहेंगे कि सीरियस शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं बच्चे में,
ये वाइवा और स्कीम में पूछते हैं कि अगर हम वेजिनल ब्रीच डिलीवरी करवाते हैं तो क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, हम किससे डरते हैं। हम डरते हैं कि लो एबगार स्कोर ना हो, सीरियस शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशंस ना हो। इसके अलावा पेरीनेटल मॉर्टेलिटी का रिस्क बहुत हाई होता है, 2 in 1000 होता है। इसीलिए अगर ईसीवी हम ना कर सकें तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम सी सेक्शन कर दें, तो वो बेस्ट होता है। क्योंकि वेजिनल ब्रीच डिलीवरी में हमें इन चीज़ों का नुकसान होता है, इन चीज़ों का डर होता है। अगर हम सी सेक्शन करते हैं तो पेरीनेटल मॉर्टेलिटी का जो रेट होता है वो 0.5 पर 1000 होता है। इसके अलावा जब हम वेजिनल ब्रीच डिलीवरी करते हैं तो 40% रिस्क ऑफ सी सेक्शन वैसे ही होता है। तो 40% फीमेल्स में हमें सी सेक्शन करना पड़ जाता है किसी भी वजह से। सो इन अ नटशेल, कोई भी पेशेंट आए, आपने ईसीवी करना है, ईसीवी की कॉन्ट्राइंडिकेशन हो तो उसके बाद सी सेक्शन बेस्ट होता है। सी सेक्शन क्यों बेस्ट होता है? क्योंकि उसमें रिड्यूस्ड पेरिनेटल मॉर्टेलिटी एंड अर्ली न्यूनेटल मॉर्बिडिटी होता है। लेकिन आपने ये बात भी याद रखनी है कि अगर पेशेंट एक्टिव लेबर में हो और वेजिनल ब्रीच डिलीवरी की कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन ना हो तो आप उसे ऑफर करें वेजिनल ब्रीच डिलीवरी ही। इसके अलावा अगर हम सी सेक्शन करते हैं तो उसका नुकसान क्या हो सकता है? उसका नुकसान मदर के लिए होगा। मदर में क्या नुकसान होगा? स्मॉल इंक्रीज इन सीरियस इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन, यानी वेजिनल ब्रीच डिलीवरी बच्चे के लिए खतरनाक है जबकि सी सेक्शन मदर के लिए खतरनाक है। और इम्पॉर्टेंट चीज क्या है कि दोनों कॉम्प्लिकेशंस मदर में या बेबी में ये शॉर्ट टर्म है, इमीडिएट है, लॉन्ग टर्म नहीं है। अब आरसीओजी गाइडलाइंस के मुताबिक अगर जेस्टेशनल एज 22 टू 25 प्लस 6 वीक्स हो और प्री टर्म लेबर हो और ब्रीच प्रेजेंटेशन हो तो इस सूरत हाल में आपने सी सेक्शन नहीं करना। आपने क्या करना है? वेजिनल ब्रीच डिलीवरी करना है। तो अगर आपके एमसीक्यू में ये आ जाए कि जेस्टेशनल एज 24 वीक्स है, पेशेंट को प्री टर्म लेबर है, प्रेजेंटेशन जो है वो ब्रीच है, तो व्हाट यू विल डू? जस्ट गो फॉर वेजिनल ब्रीच डिलीवरी। लेकिन उसके बाद से आपने प्री टर्म ब्रीच को ऐसे ही डील करना है जैसा कि आप टर्म ब्रीच को डील करते हैं। सो द डिलीवरी ऑफ प्री टर्म जो है वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ ब्रीच, यानी अगर वो 28 वीक्स का है और वो फुटलिंग ब्रीच है तो आप फिर आप उसका करेंगे सी सेक्शन करेंगे। वो डिपेंड करता है स्टेज ऑफ लेबर, क्योंकि आरसीजी कहता है कि अगर वो एक्टिव फेज में है और कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है वेजिनल ब्रीच डिलीवरी की तो आप वेजिनल डिलीवरी ही करें। ऑपरेटर स्किल्ड पे डिपेंड करता है। अगर करवाने वाला स्किल्ड नहीं है वेजाइनल ब्रीच डिलीवरी को तो फिर आप सी सेक्शन ही करेंगे। तो ये आपने तमाम वर्ड्स याद रखने हैं, एमसीक्यूज में यही इसी तरह से पूछेंगे। वो लिख देंगे 32 वीक्स का बेबी है, फुटलिंग ब्रीच है, तो क्या करेंगे? 32 का है, फुटलिंग ब्रीच है, तो आप सी सेक्शन करेंगे। अगर अर्ली लेबर है, 32 वीक्स का है, कंप्लीट ब्रीच है, तो आप ईसीवी करेंगे। अगर ऑपरेटर स्किल्ड नहीं है तो आप सी सेक्शन करेंगे। सो कॉन्सेप्ट वही रहता है। नाउ द ट्विन प्रेगनेंसी। इन ट्विन प्रेगनेंसी इफ फर्स्ट इज ब्रीच तो आपने सी सेक्शन ही कर देना होता है। इफ इन ट्विन्स प्रेगनेंसी फर्स्ट डिलीवर्ड और सेकंड जो है वो ब्रीच है तो आपने क्या करना होता है? फीटल हार्ट रेट चेक करनी होती है, मेम्ब्रेन्स चेक करनी होती हैं। अगर मेम्ब्रेन्स इंटेक्ट हैं, फीटल हार्ट रेट नॉर्मल है, कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है ईसीवी की, तो आप ऑफर करेंगे ईसीवी, एक्सटर्नल केफेलिक वर्जन। अगर फीटल हार्ट रेट्स नॉर्मल नहीं है या ईसीवी की कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन है तो आप ब्रीच एक्सट्रैक्शन करते हैं, यानी फुट्स को ग्रैस्प करके आप बेबी को खींच लेते हैं ट्रैक्शन के थ्रू, उसे हम बोलते हैं ब्रीच एक्सट्रैक्शन। ये तभी अलाउड है अगर सेकेंड ट्विन आपने डिलीवर करना हो जो कि ब्रीच है। आई होप दिस लेक्चर विल बी इंफॉर्मेटिव फॉर यू। कोई भी क्वेश्चन आपने पूछना हो यू कैन आस्क। थैंक्स।